Assalamu alaikum, dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic Tagore's Abode of Peace. This is the topic taken from the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. The chapter taken from the 8th class history. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स जो थिंकर्स थे इंडिया के या यूरोप के, वो किस तरह से अपनी एडवाइसेस, अपनी रिकमेंडेशंस या जो उनके अपने प्रपोजल्स थे एजुकेशन के बारे में वो दे रहे थे। तो जहाँ ओरिएंटलिस्ट चाहते थे हिंदुस्तान के लोगों को इंडियन लिटरेचर ही पढ़ाया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, वहीं दूसरी तरफ से लिबरल चाहते थे हिंदुस्तान के लोगों को वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। और वहीं पे एक और ग्रुप था जिनको हमने नाम दिया क्रिश्चियन मिशनरीज़। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया जाए ताकि वो एक अच्छे क्रिश्चियंस बनेंगे, उनमें मॉरलिटी क्रिएट होगी और वो बहुत ही जिनको हम कहते हैं लॉयल लॉयल सब्जेक्ट्स बनेंगे। वहीं पे एक और ग्रुप इमर्ज हो गया 19th सेंचुरी में, और ये वो ग्रुप था जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी थी हिंदुस्तान में। or these were the Indians who had received Western education and began to thought that it is better to provide Western education to the Indians so that they would be advanced, they would be developed, and they would be supporters of the British rule. But there were other people who were criticizing Western education on the ground that it is alien and it is disturbing our mind. It is, we can say, very much harmful to the culture of India. And these were the people who had received education, Western education, but they were not the supporters of that education. तो इनमें से हमने दो का नाम लिया था, एक था महात्मा गांधी और दूसरा था रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए देखते हैं टैगोर के बारे में थोड़ा सा उसका अबोर्ड ऑफ पीस देखते हैं। तो बचपन से ही टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तो स्कूल से वो अक्सर भाग कर आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक जेल में बंद हूँ, और जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, वो उन्हें लगा कि ये काफ़ी ऑप्रेसिव है, ये एक जेल की तरह है, इसने हमारे जो जहन को है उसको बदल के रख दिया है, एक बच्चे के दिमाग की जो सोच है उसको रोक के रख दिया है। तो ये सारी थिंकिंग थी टैगोर के दिमाग में, और उसने बहुत कम टाइम गुजारा था स्कूलिंग के दौरान, ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए थे। तो जैसे ही वो ग्रो हो गए, यंग बन गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करूँगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में बनाऊँगा जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम मिलेगा, उसको आज़ादी मिलेगी सोचने की, नेचुरल चीज़ों को समझने की, एनवायरनमेंट को समझने की, एक क्रिएटिव माइंड होगा, वो खुद कुछ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर उसने 1901 में एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जिसका नाम पड़ गया शांति निकेतन। शांति का मतलब होता है पीस, और निकेतन का मतलब होता है अबोर्ड, यानी वो प्लेस जहाँ पे पीस हो, सुकून हो, जहाँ पे कोई ज़बरदस्ती ना हो, जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम मिल जाए, वो जिस तरह से पढ़ना चाहता है पढ़े। तो आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पर, जहाँ पे एक बच्चे को ज़बरदस्ती किया जाता है ग्रेड्स लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, जबकि उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सोच, उसकी जो इंटरनल वो फीलिंग्स है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बाद में उसको कोई टीचर मिलता है जो उसको फ्रीडम देता है कि वो अपना जो उसका टैलेंट है उसको एक्सपोज करे, और वो पेंटिंग्स के थ्रू एक्सपोज करता है। बिल्कुल आप इसको रिप्लिका ले सकते हैं, आप उसको एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। तो डियर किड्स, उसकी अपनी एक सोच थी, रविंद्रनाथ टैगोर की एक अपनी सोच थी। वो समझते थे कि बच्चे को मौका देना चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स, वो अपने इमोशंस, वो अपने टैलेंट, वो अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रखे। तो ये तभी मुमकिन होगा जब उसको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा जहाँ पे उसको फ्रीडम मिलेगा, जहाँ पे उसको टीचर्स हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि वो किस तरह की मेंटालिटी डेवलप करना चाहता है, उसको किस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, यानी वो क्या चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ उसको मिलेंगी वही कहलाएगा शांति निकेतन। तो इसके अलावा टीचर्स का क्या रोल रहेगा? सो टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हिज हर curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. तो जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन इंट्रोड्यूस की
टैगोर का मानना था कि इसने बच्चों के जहन को बदल दिया है, उसकी सोच को बदल दिया है, वो क्या चाहता है इस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है, और बच्चे को ये मौका नहीं मिलता है कि जो उसके अपना टैलेंट है वो कैसे एक्सपोज करे। तो टीचर को भी इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसे समझ आना चाहिए टीचर की स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या है, उसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, वो क्या चाहता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए एडवाइस है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, जो इस तरह का माहौल, जो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। तो देखते हैं फिर। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग could be encouraged only within a natural environment। नेचुरल एनवायरनमेंट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना हो, यानी जैसे रूरल एरियाज़ में खेत खलियान होते हैं जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ के जानवर, वहाँ के बर्ड्स, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के फूल पत्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें दीज आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट विच हैव बीन क्रिएटेड नेचुरली बाय द क्रिएटर। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta. Calcutta, the biggest city of the time and even capital city of British Empire till 1911. वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में उसने एक स्कूल बनाया, and that came to be known as Shanti Niketan. As I already told you, Shanti means peace and Niketan means abode or place uh, where uh, where was peace, where was peace of mind, and the students were given complete freedom to enjoy the learning and to expose their talent to the world। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ मिलती थी। वेयर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो हर एक इंसान का एक नेचुरल क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर एक हुनर होता है, एक ऐसा जहन होता है जो वो खुद कुछ करना चाहता है। लेकिन जो आज हमारी एजुकेशन है इट इज़ मोर रोबोटिक, इसने रोबोज बना रखा है। वी आर जस्ट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड नथिंग एल्स, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एनीथिंग न्यू। दैट्स बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन जिसमें रेस लगी है ग्रेड्स की, जिसमें रेस लगी है मार्क्स की, परसेंटेज की, और बच्चे को कहा जाता है जस्ट टू मेमोराइज। सो डियर किड्स, माई एडवाइस टू यू पीपल इज़ ओनली not to remember, not just remember things, not just memorize things, but try to create your own, but to try to think about your life, think about the world, think about the nature, think about everything। तो जैसे ही आप इस तरह का माइंड डेवलप करेंगे तो ये आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा, एक अच्छी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो यही सोच थी टैगोर की उस टाइम पे, और यही सोच होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल सा ये तरीका है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता है वो आपको यूज़ करना होगा। तो ख़ास तौर पे बुक्स होती है या जो भी अवेलेबल मटेरियल है वो यूज़ कीजिए और अपने माइंड को डेवलप कीजिए, कल्टीवेट कीजिए नेचुरल क्रिएटिविटी जो क्रिएटर ने, जो अल्लाह ने हम सबको दिया है पैदाइशी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमें क्लियर पता चलता है महात्मा गांधी और टैगोर, इन दोनों के जो व्यू पॉइंट्स थे, इनके जो आइडियाज़ थे अबाउट एजुकेशन, दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इन दोनों को डिफ़र करती थी। देखते हैं वो क्या थी। गांधी जी का मानना था जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वर्शिप, यानी जिसको हम कहते हैं पूजा पाठ करना, इबादत करना, किनकी? मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी की। तो जब इंसान मशीन्स और टेक्नोलॉजी के पीछे लगता है तो नेचुरली वो बन जाता है एक स्लेव इन सारी मशीन्स का, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का। तो गांधी का मानना था वेस्टर्न जो नॉलेज है ये कुछ नहीं है, ये इंसान को एक रोबो बनाता है, इसके माइंड को खा जाता है, इसकी सोच को ख़त्म करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर सिर्फ सोचता है मशीन्स, टेक्नोलॉजी, मनी एंड ऑल दैट। जबकि टैगोर की सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी यहाँ पे। वो चाहता था कि दोनों चीज़ें, इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज, इंडियन लिटरेचर एज वेल एज़ वेस्टर्न साइंस, दोनों पे फोकस होना चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न साइंस है उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए, इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे करे। जैसे आर्ट, म्यूज़िक, डांस, these things should be taught to the students and they should be taught in a peace and prosperity। ये उन्हें वहाँ मिलना चाहिए जहाँ पे पीस हो। तो यहाँ पे एक क्लियर चीज़ पता चलता है कि गांधी का मानना था वेस्टर्न एजुकेशन को टोटली यहाँ से अबेंडन किया जाए,
वो यहाँ पे ना दी जाए, जबकि जो टैगोर था वो चाहता था कि वेस्टर्न साइंस को भी पढ़ाया जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो खुद कुछ करें, वो खुद साइंस में डेवलपमेंट करें, वो साइंस में डीप होकर जाके देखें, वो आर्ट को समझे, वो म्यूज़िक को समझे, वो डांस को समझे, वो एनवायरनमेंट को समझे, वो पोइट्री को समझे। यानी हर चीज़ जो भी इस यूनिवर्स में है वो उसको समझने की ताकत रखे। तो एक स्टूडेंट का माइंड डेवलप होना चाहिए, ना कि उसको मशीन्स पे जो हम कहेंगे मशीन वर्श पर बनाया जाए, न कि टेक्नोलॉजी वर्श पर उसको बनाया जाए। यानी उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में जो भी गुड है वो बाहर आना चाहिए। तो ये तभी मुमकिन है जब हम उसको कंप्लीट फ्रीडम देंगे एजुकेशन में। तो यहाँ डिफ़र होते हैं गांधी जी और टैगोर। टैगोर की सोच अलग थी यहाँ पे और गांधी जी की अलग। गांधी जी समझते थे जो भी वेस्टर्न नॉलेज है वो हमारे दिमाग को स्लेव बनाता है, हमें गुलाम बनाता है, हम वही करते हैं जो ब्रिटिशर्स कहते हैं। जबकि टैगोर की ये सोच थी कि अगर वेस्टर्न साइंस भी पढ़ाया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाए, यानी हर तरह की एजुकेशन एक बच्चे को दी जाए, लेकिन वहाँ उसको मौका मिलना चाहिए वो खुद कुछ सोचे। हम दूसरों की पोइट्री पढ़ते हैं, खुद की पोइट्री क्यों नहीं? हम दूसरों का आर्ट देखते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, खुद का आर्ट क्यों नहीं? हम दूसरे डांसेस को देखकर अप्रिशिएट करते हैं, तो खुद के अंदर एक जिसको हम कहते हैं कलाकार, जिसको हम कहते हैं एक आर्टिस्ट, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पर्सन को कंप्लीट मौका दे कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, वो एक्सपोज करने का उसको मौका देना चाहिए। तो ये सोच थी टैगोर की और ये सोच थी गांधी जी की। हालांकि दोनों के दोनों चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा लोकल एजुकेशन या जिसको हम कहते हैं नेटिव एजुकेशन बच्चों को दी जाए, बट इन डिफरेंट वे। जहाँ गांधी जी थेरी में बिलीव करते हैं और थेरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी, वहीं पे टैगोर फुल्ली प्रैक्टिकल और इनर क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। So many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that system could be extended so as to include wider sections of people. Others urged that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिबेट्स चलते रहे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, लोकल एजुकेशन क्या होगी, नेशनल एजुकेशन क्या होगी। नेशनल एजुकेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, वो एजुकेशन जिसमें अपनी कंट्री से रिलेटेड, अपने कंट्री का लिटरेचर, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेजेस, सब कुछ बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उसे मौका दिया जाता है कि वो खुद अपनी जो उसके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है वो उनको एक्सपोज करें। लेकिन ये डिबेट ब्रिटिश रूल में ख़त्म नहीं हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे डिबेट्स हो गए इस पे कि बच्चों को स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज कौन सी होगी। तो लैंग्वेज का भी एक मसला बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में या जो बाकी लैंग्वेज है। तो ये इशू कंटिन्यू रहा और लगभग 1965 तक इस तरह का डिबेट कंटिन्यू रहा। फिर कुछ चेंज लाई गई और इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस दैट वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। So look at this. It will show you children playing in a missionary school in it is Coimbatore, early 20th century. By the mid 19th century, schools for girls were being set up by Christian missionaries and Indian reform organizations. तो मिड 19th सेंचुरी यानी 1850s के बाद गर्ल्स के लिए भी स्कूल्स बनाए गए। यहाँ आपको बच्चे दिखाए गए हैं जो खेल रहे हैं, आपस में एक ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो दिस वाज क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, मीन्स इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज who were trying to we can say convert more and more people into the Christianity and were trying to give education on the basis of Christian religion or we can say Bible. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक था ये क्लोज हो गया। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन।
तो डियर स्टूडेंट्स 1870s तक एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। यानी 19th सेंचुरी के एंड तक लगभग ये सिस्टम चलता ही रहा। बहुत कम पैसा, बहुत कम एफर्ट्स लगाए गए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन 1870s में जब एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देने का जो है प्रपोज़ल बनाया गया। यानी बच्चों को अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना होगा, वहाँ पे उनको कंपलसरी स्कूलिंग दी जाएगी। कंपलसरी हम बोलते हैं 8th या 10th तक की एजुकेशन को फ्री दी जाएगी, जिस तरह आज 16 ईयर्स तक बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो चाइल्ड लेबर भी काफ़ी आम था 1870s तक। जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल्स की जो क्वांटिटी थी वो भी बहुत कम थी, और जो स्कूल्स बनाए जाते थे वो ज़्यादातर बनाने वाले होते थे चर्च के लोग, यानी जिसको आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ कहते हैं, या फिर कुछ अमीर लोग बनाते थे स्कूल्स अपने बच्चों के लिए। तो 1870s तक बहुत कम फोकस दिया गया एजुकेशन के लिए। लेकिन 1870s के बाद जब एक्ट पास किया गया, जिसका नाम पड़ गया एजुकेशन एक्ट इन 1870, तो इस एक्ट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाए गए, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दी गई, और इस तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गई, और जो टाइम टेबल था उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। जो आप आज स्कूलिंग देखते हैं, ऐसी स्कूलिंग सिर्फ 1870s के बाद ही हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई। जबकि कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टार्ट हो गया 1920s के बाद, 1920 के बाद स्टार्ट हो गई एजुकेशन। तो पहली बार जो स्कूल्स बने थे ओबेसली वो पहले ही बने थे, बट 1860s में यहाँ पे स्कूल बना था पहली बार। बट दैट वाज कन्फाइंड टू द रिच पीपल और मोस्टली टू द रॉयल पीपल। जो यहाँ पे रूल कर रहे थे उनके लिए वो स्कूल्स थे। बाद में ये स्कूल्स बनाए गए। तो 1905 में एक स्कूल बनाया गया जो बाद में कॉलेज बन गया, जिसको आप कहते हैं SP कॉलेज। तो उन चीज़ों के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ द पीरियड वाज थॉमस अर्नोल्ड, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 years earlier. He said, "It has always seemed to me one of the great advantages of the course study generally pursued in our English schools that it draws our minds so continually to dwell upon the past. Every day we are engaged in studying the languages, the history, and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago." तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका नाम था थॉमस अर्नोल्ड, जो हेडमास्टर बन गए एक प्राइवेट स्कूल के। तो वो तारीफ़ कर रहे हैं ग्रीक और रोमन क्लास की, जो उस वक्त बच्चों को पढ़ाया जाता था स्कूल्स में। हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, या लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता था, या जो थॉट्स थे लोगों के, मतलब व्यू पॉइंट्स जिसको आप कहते हैं, कोट्स, वो पढ़ाए जाते थे बच्चों को। तो वो इन चीज़ों को प्रेज़ करके बोल रहा है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी पहले पहले। So Arnold felt that a study of the classics disciplined the mind. In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled. To become civilized adults, they needed to understand society's notions of right and wrong, proper and improper behavior. Education, especially one which disciplined their minds, was meant to guide them on this path. So, can you suggest how such ideas might have influenced thinking about education of the poor in England and of the natives in the colonies? तो डियर किड्स, यहाँ पे जो थॉमस अर्नोल्ड था, उसका व्यू पॉइंट हमें क्लियरली बताता है कि जो एजुकेशन कॉलोनीज़ में दी जाती है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था लोगों को सिविलाइज बनाना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनकी थिंकिंग को कंट्रोल करना, उनको ओबीडेंट सब्जेक्ट्स बनाना, उनकी सोच बदल देना, उनके डिज़ायर्स को बदल देना, उनके बिहेवियर के साथ साथ उनका जो हैबिट है उसको बदल देना। यानी इससे सीधे पता चलता है कि दिस education in India under the British rule was meant to civilize
the people of India. As I have already told you that the Indian people were criticized on several grounds, such as they were called as barbarous, uncivilized, जिसको आप जंगली कहते हैं. They do not have any kind of behavior, good behavior. They are not good subjects. They are not disciplined. तो आइए इनको सिखाते हैं. तो एजुकेशन देने जब यहाँ एजुकेशन स्टार्ट की गई ब्रिटिश रूल में, तो उसको नाम दिया गया सिविलाइजिंग मिशन. जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बोला, जिसको हम कहते हैं वाइट मैनस बर्डन थेरी. हाँ, आप लोग अनसिविलाइज्ड है, आप बैकवर्ड है, आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड है, आपकी सोसाइटी बैकवर्ड है, आपका कल्चर बैकवर्ड है. हम यहाँ आए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए. तो सिखाने के बहुत से तरीके हैं. एक तरीका है एजुकेशन. हम आपको अब सिखाएंगे आपको करना क्या है. सो दिस वाज कॉल्ड सिविलाइजिंग मिशन. और मिशन के नाम पे 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया और जितना लूट सकते थे लूटा गया. और एक टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि जो एजुकेशन थी, इट वाज वन काइंड ऑफ अ बिग बिजनेस फॉर द ब्रिटिशर्स, बिकॉज दे अर्नड लॉट ऑफ मनी through the fee structure, through the stationery, through printing books, as well as through other ways, such as creating schools. तो जब कभी भी स्कूल बनाया जाता था, ये और एक बात है, जब कभी स्कूल बनाया जाता था उसके लिए जो पैसों की ज़रूरत होती थी, दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द लोकल पीपल इन द नेम ऑफ स्कूलिंग. उनको कहा जाता था आपके लिए हम स्कूल बना रहे हैं, आपको पैसे देने होंगे, स्कूल बनेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे. तो फंड्स लोकल लोग ही कलेक्ट करते थे. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे स्कूल बनाती थी, कुछ पैसे जेब में रखते थे, जैसा कि आज के करप्ट लोग करते हैं. तो बहुत सारे तरीके थे एजुकेशन को यूज़ करने के. तो ये भी एक तरीका था टैक्स कलेक्शन करने का. तो उन्हें टैक्सेस के बारे में बताया जाता था, बच्चों को टैक्सेस के बारे में पढ़ाया जाता था कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, टैक्स किस चीज़ पे लगता है, टैक्स होता क्या है, रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट करते हैं. इसके अलावा उन बच्चों को सिखाया जाता था मशीन्स कैसे ऑपरेट की जाती है. तो आप समझेंगे अच्छा है. तो यहाँ से दूसरा इसका नोशन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बच्चों को मशीन्स ऑपरेट करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, या हम कहेंगे उनको बनाया जाता था सिंपली वर्कर. तो वर्कर्स बनाने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन स्कूल्स टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज. सो इन दिस वे the education proved to be what we can say exploitative for the people of colonies, but it was more economic, we can say economically profitable for the Britishers. So we have finished this topic. जो भी आपने पढ़ा उसको पॉइंट आउट कीजिए, नोटबुक्स पे लिखिए. इट विल हेल्प यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.